तो हेलो यार गाइस, आ चुके हैं हम मौर्य कालीन प्रशासन पर। और दोस्तों, अपने अगर पीछे के भी 2 वीडियो नहीं देखे तो भाई उनको ज़रूर देख लेना यार। मैं भाई साहब पीडीएफ इतनी ज़बरदस्त बना रहा हूँ कि कोई भी बच्चा इसे सिलेक्शन ले सकता है सीजीएल तक। सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी वगैरह तो इससे निकल ही जाएगा अगर दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ जो स्ट्रेटेजी से आप पढ़ लिए तो यार गाइस, अब आ जाते हैं मौर्यकालीन प्रशासन पर। मौर्यकालीन प्रशासन को अपन ने उन्होंने 7 स्टेपों में बांटा था। तो फर्स्ट स्टेप हो जाता है हमारा कौन सा, केंद्रीय, केंद्रीय, फिर होता है प्रांत, फिर होता है जिला, फिर होता है नगर, फिर होता है न्याय, और उसके बाद में गुप्तचर और सैन्य। तो ठीक है गाइस, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन अपन करते हैं केंद्रीय प्रशासन से। ठीक है गाइस, तो केंद्रीय प्रशासन से शुरू करते हैं अपन। तो केंद्रीय प्रशासन क्या है? निरंकुश व केंद्रीकृत राजतंत्रात्मक शासन था। ठीक है गाइस, राजतंत्रात्मक शासन था। स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य था। शासन सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊपर रहता था, हेड रहता था, जो राजा ही रहता था। अर्थात राजा के जो मतलब केंद्रीय प्रशासन ऐसा था कि उसमें कई जगहों पर जैसे ये 18 राजा के 18 तीर्थकर थे। यानी कि राजा के जो 18 पदों में बांटे गए थे सेवकों को, वो उसकी राजा की हेल्प करते थे प्रशासन को चलाने के लिए, अपनी जनता का प्रचार प्रसार करने के लिए। आपको पता ही होगा यार, मौर्य काल में कितना बड़ा साम्राज्य था, उसको राजा द्वारा संभालना बहुत ही कठिन काम था। तो उनको क्या कहा है, देखो 18 तीर्थकों को क्या कहा है, उपाधा परीक्षण द्वारा यानी चरित्र द्वारा। ठीक है गाइस, तो अब इसमें देखो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखो, थोड़ा समझने की बात है यार। देखो, सबसे नीचे नीचे क्या होता था, ग्रामिक, फिर होता था गोप, फिर होता आहार विषयपति और मंडल प्रादेशिक, फिर होता प्रांत कुमार, और सम्राट होता था राजा, यानी कि किंग सबसे ऊपर होता था। यानी कि किंग सबसे ऊपर होता था। ठीक है गाइस, तो ये कुछ क्रम है कि भाई कहाँ से, भाई गोपा गोप से शुरू हुआ था, युक्त राजुक के पास आया, प्रादेशिक, फिर सबका किंग कौन होता था, बट राजा होता था। इसमें कोई ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों नीचे जाते हैं, अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थों की सूची। तो यार गाइस देखो, इसमें 18 तीर्थों की सूची दी गई है। इसमें यार सारा तो क्या ही पढ़े है ना दोस्तों, सारा तो आपको पढ़ना नहीं है। ये कुछ मैंने येलो येलो कर रखा है, इनको आपको जरूर से देख लेना है। समाहर्ता का राजव्यवस्था का संग्रह करता, और सन्निधाता किसे कहते थे, कोषाध्यक्ष को। ठीक है गाइस, और प्रेदेष्टा किसे कहते थे, कंठ शोधन फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है गाइस, और व्यावहारिक न्यायाधीश को, और जैसे दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला। तो ये गाइस आपको जो कि ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, और आप इनको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में दे दूंगा। अर्थशास्त्र में उल्लिखित 27 अध्यक्ष। तो अर्थशास्त्र शास्त्र में भाई उल्लिखित में मतलब लिख रखा है 27 अध्यक्षों के बारे में कि वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा काम करते थे। तो भाई लक्षणाध्यक्ष होता था, तो वो क्या करता था, मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष, और स्वरूप मुद्रा परीक्षण, यानी कि वो भी जो जैसे मुद्रा विभाग है उसमें उसका अध्यक्ष था लक्षणाध्यक्ष। उसे कहते हैं जो अपने मतलब मुद्रा का आचार प्रसार यानी कि मुद्रा का लेन देन वगैरह में कुछ करता था। ठीक है गाइस, और पर्याध्यक्ष वो होता है जो वाणिज्य और व्यापार, यानी जो व्यापार को संभालता था, वाणिज्य क्षेत्र में जो काम करता था वो होता था। और ये गाइस देख सकते हैं, कुप्याध्यक्ष जंगलों के वस्तुओं के निरीक्षण हेतु अधिकारी होता था। पोतवाध्यक्ष माप व तौल के लिए, शुल्काध्यक्ष चुंगी वसूली के लिए, सूत्राध्यक्ष कुटाई बुनाई उत्पादन का के लिए। ये मैंने येलो येलो कर रखे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है गाइस, परीक्षा की दृष्टि से। शीताध्यक्ष होता था राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, और गणिताध्यक्ष होता था वेश्याओं, और संस्था अध्यक्ष होता था व्यापारिक मार्गों, और लवण अध्यक्ष होता था नमक अधिकारी, मुद्रा अध्यक्ष होता था पासपोर्ट अधिकारी। और एक यहाँ पर रह गया आय धागार अध्यक्ष होता अस्त्र शस्त्रों को रख रखाव के लिए। ठीक है इस, और ये भी कुछ दिए हुए हैं। अब जाते हैं दोस्तों, दूसरा आ जाता है अपना प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन आ जाता है। ठीक है, ये कॉलेज की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉलेज में अगर बीए का
जो भी बीए के हैं, जो मत्स्य यूनिवर्सिटी से आते हैं, जिनकी हिस्ट्री है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। ठीक है गाइस। और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय प्रशासन 4 थे उस टाइम। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, 4 थे। और अशोक के पास कितने हो गए? 5। यानी कि कलिंग को हराकर जो अशोक ने वो किया था ना, एक साम्राज्य और जुड़ गया, तो ये टोटल हो गए थे अपने 5। ठीक है गाइस, तो ये 5 हो गए थे। प्रांतीय प्रमुख था कुमार या प्रांतपति, आर्यपुत्र राष्ट्रिक, या अर्थात ये जो कि मतलब जो होते थे, ये जो कुमार प्रतीक होते थे, मतलब भाई राजा से नीचे रहते थे, तो वो रहते थे राजकुमार। यानी कि जैसे राजा के भाई हो गए, या फिर राजा के भाई चाचा के बेटे हो गए, वो ऐसे 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 पदों पर रहते थे। ठीक है। युक्ति कौन देता था इनको? अशोक द्वारा नियुक्ति की जाती थी अधिकारियों की, मतलब अशोक सम्राट के द्वारा नियुक्ति की जाती थी। केंद्रीय प्रांत व स्थानीय शासन के मध्य शासन की कड़ी भी ये सम्राट द्वारा दी जाती थी। और अब आता है दोस्तों, तो अपना थर्ड नंबर पे आता है जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन के भाई किसके अधीन रहता था? तो भाई जिला प्रशासन अधीन रहता था विषयपति और आहारापति के। ठीक है गाइस। और अन्य अधिकारी कौन होते थे उसमें? अन्य अधिकारी होते थे युक्त, राजुक, प्रादेशिक, प्रादेशिक में संभाग, उपयुक्तता और राजस्व का न्याय। ठीक है गाइस। और जिसमें भाई पुलिस को क्या कहते थे उस टाइम? भाई रक्षण कहते थे, रक्षण। पुलिस को रक्षण कहते थे, ये पूछा जा सकता है। और अब चलते हैं नीचे गाइस। तो नीचे है नगर परिषद आ जाता है। ठीक है गाइस, नगर परिषद। तो नगर परिषद की जानकारी हमको किस में मिलती है? इंडिका मैग्निस्थ में मिलती है। मैग्निस्थ द्वारा लिखी गई थी इंडिका में। और नगर प्रशासन 30 सदस्य मंडलों का। ठीक है। 6 समितियाँ, जिसमें 5 प्रत्येक में सदस्य थे। 6 समितियों में, एक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है गाइस। और देखो ये पूछ सकता है अपन से कि भाई एग्रोनोमाई किसे कहते हैं? सड़क व भवन निर्माण। और एस्ट्रोनोमाई नोमोई किसे कहते हैं? नगर प्रशासन प्रमुख से। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना। ठीक है गाइस। एग्रोनोमाई सड़क व भवन निर्माण के लिए, एस्ट्रोनोमाई नगर प्रशासन प्रमुख के लिए। और जिनको आपको पढ़ देना है, जैसे ये कुछ बिंदु है। उद्योग व शिल्पकार का निरीक्षण करते थे, विदेशियों की देखरेख करते थे, जनगणना का विवरण करते थे, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करते थे। और देख सकते हैं और भी गाइस बहुत है, जैसे निर्मित वस्तुओं का विक्रय या का निरीक्षण करते थे, बिक्री कर वसूल करते थे। ठीक है गाइस। और न्याय प्रशासन, भाई अब आ जाता है यहाँ पे न्याय प्रशासन। तो सर्वोच्च होता था भाई न्याय प्रशासन के लिए, राजा ही डिसीजन देता था। और इस समय क्या था कि भाई दोस्तों, जो भी न्यायालय में फैसला होगा जो राज्य के समक्ष होगा। ठीक है गाइस, राजा के बिना कोई फैसला नहीं करेगा कुछ, किसी भी चीज़ का। ठीक है गाइस। तो अब चलते हैं नीचे थोड़ा सा। और न्याय के प्रकार, अर्थशास्त्र में न्याय के प्रकार को धर्म स्थेय यानी दीवानी, व्यवहार धर्मस्थ, और कंठ शोधन फौजदारी प्रतिष्ठ, ये 2 भागों में बांटा गया। ठीक है। और जनपद स्तरीय में न्याय करता था राजुक, राजुक। और सहसाधिपति चोरी के मुकदमे का अधिकारी कहलाता था। ये भाई पर्सनल अधिकारी रहता था, चोरी के मुकदमे का अधिकारी रहता था सहसाधिपति। और कर चोरी करने वाले को, भाई साहब ये इंपॉर्टेंट बन सकता है अपना, कर चोरी करने वाले को ओनली मृत्युदंड दिया जाता था। और पकोदा से निरोध, सड़कों को नुकसान व कीचड़ पहुंचाने के लिए उनको भी दंड दिया जाता था। यानी भाई सरकार सड़क को ख़राब करेगा या फिर उस पर कीचड़ युक्त कुछ पदार्थ डालेगा, तो उसे भी उस समय दंड दिया जाता था। ठीक है गाइस। और गुप्तचर व सैन्य, तो अर्थशास्त्र में संगठित गुप्तचर व्यवस्था थी। और गुप्तचर प्रमुख थे महामात्या परशय। और गुप्तचर गूढ़ पुरुष के प्रकार, संस्था और संचारा, संस्था में एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले, और संचारा में भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। अन्य प्रकार है, जैसे भाई परिव्राजिका में भ्रमण भिक्षुणी, और संतितिष्णा व शरद पुष्प गुप्तचर। ठीक है गाइस। यार देखो आप इसे बोर हो जाते होंगे यार, देखो भाई जीके में तो पढ़ना ही पड़ता है यार, कोई इंट्रोडक्ट ऐसा कोई वो है नहीं। सैन्य प्रशासन कैसा था भाई? तो 4 वर्णों में
सम्मिलित किए गए हैं सैन्य परिवार को चतुरंग बल में, चतुरंग बल में, ठीक है गाइस, चतुरंग बल। तो इसमें सबसे पहले जाता है पैदल, फिर आ जाता है अश्व, फिर आ जाता है रथ, फिर आता है हाथी। और दोस्तों इसी को ही फिर मैग्नेस द्वारा 6 समितियों में बांटा गया था। वो 6 समिति थी ना, उसमें हर एक में 5 सदस्य थे। हर एक में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे, ठीक है गाइस। जैसे रथ है तो रथ में 5 सदस्य होंगे, ठीक है गाइस। तो अब देख सकते हैं इसमें, देखो पैदल, अश्व, हाथी, रथ याद रखना है, एंड में इसको जल और रसद और जोड़ देना है, ठीक है गाइस। तो ये हो गया अपना ये, तो ठीक है। और ये थोड़ा सा इसको और याद कर लेना है। जस्टिन किसे कहते थे? डाकुओं का गिरोह होता था। चिन्ह मोर का, सेना का प्रमुख सेनापति होता था। जस्टिन, ये थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। जस्टिन डाकुओं का गिरोह गिरोह होता था, जस्टिन, ठीक है। जस्टिन, जस्टिन में क्या होता था कि भाई दोस्तों, जो कि अपने 6 लाख फौजी होते थे उसमें, यानी आर्मी होती थी, मतलब आर्मी ऐसे लगा लो सोल्जर्स होते थे उस टाइम, यानी कि जस्टिन के पास, यानी कि देखो जो डाकुओं का गिरोह होता था ना दोस्तों, वो क्या होता था, जो डाकुओं का समूह था ना दोस्तों, उसके जैसे जस्टिन था ना, उसके पास 6,000 सैनिक, 6 लाख सैनिक रहते थे। और 50,000 अश्वारोही, यानी कि 50,000 घुड़सवार रहते थे। और 9,000 हाथी सवार रहते थे। 8,000 रथ सवार रहते थे। चंद्रगुप्त की सेनाओं को लुटेरों को की सेना भी खा गया है। चंद्रगुप्त की सेना लुटेरों को सेना भी खा गया है दोस्तों। ये जहाँ पे जाती थी जैसे लूट लाट के लेते थे, ठीक है गाइस। और नायक, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला को क्या कहते थे? नायक। और प्लिनी, प्लेनी, चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही होते थे, ठीक है गाइस। और 30,000 घुड़सवार होते थे इसमें। और अब आता है मौर्यकालीन समाज। तो मौर्यकालीन समाज आ जाता है दोस्तों। मौर्यकालीन की प्रशासन व्यवस्था आपने देख ली चुकी है। और अब आ जाता है मौर्यकालीन समाज। इसके बाद लगाएंगे दोस्तों हम PYQ, ठीक है गाइस। तो शुरू करते हैं। चतुर्वर्णीय व्यवस्था, चतुर्वर्णीय व्यवस्था ये इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा, ये थोड़ा शब्द इंपॉर्टेंट आ जाता है। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि, यानी कि उस समय ब्राह्मणों को छूट थी, उनको भूमि बिना कर की दी जाती थी, ठीक है गाइस। और ब्राह्मण दंड, उनको वे दंड से भी मुक्त थे। मेगनिस्त द्वारा समाज को 7 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है गाइस। मेगनिस्त द्वारा समाज को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आ जाता है हमारा दार्शनिक, कृषक, शिकारी व पशुपालक, व्यापारी व शिल्प, योद्धा, योद्धा, गुप्तचर, मंत्री, ठीक है गाइस। ये इन्हें 7 में बांटा गया है। भाई उस समय भाई क्या क्या था, अब जता है भाई समाज में क्या क्या था। अब जैसे कि भाई दास प्रथा, उस समय दास प्रथा थी या नहीं थी? तो मैग्निस्ट के अनुसार दास प्रथा नहीं थी उस समय। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास थे। आर्यों आर्यों को दास नहीं कहा गया है, आर्यों को दास नहीं कहा गया है। और मानवीय व्यवहार अच्छा था, ठीक है गाइस। महिलाओं की अच्छी स्थिति, तो भाई महिला जिस टाइम तलाक भी दे सकती थी। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है तलाक, तलाक, ठीक है, इस तलाक है ये। और नियोजन की थी। और दोबारा विवाह करने की भी थी। और पट सती की नहीं थी, वो सती नहीं हो सकती थी, ठीक है गाइस। और अब आ जाता है दूसरा, अनिष्कासिन, घरों के अंदर से रहने वाली, ठीक है गाइस। और असूर, असूर्य पक्ष, सूर्य भी न देख सकने, यानी जो पर्दा में रहती हो, ठीक है गाइस। ये थोड़ी सी कुछ रीति रिवाज थे उनके, पारंपरिक रीति रिवाज थे। रूपा जीवन, आजीविका कामने कमाने के लिए वेश्यावृत्ति, अपनी ही जाति में विवाह, ठीक है गाइस। ये कुछ उनकी परंपराएं थी जो कि चलती आ रही थी काफ़ी समय से। अब आती है मौर्य समाज की इकोनॉमिक्स, मौर्यकालीन की इकोनॉमिक्स, ठीक है। कि उसके समय अर्थव्यवस्था कैसी थी, लोग किस पर आधारित थे, यानी कि लोग किस चीज़ को ज़्यादा बल देते थे उस समय। तो मुख्य आधार था वर्ता। ये वर्ता शब्द आपको आ सकता है दोस्तों। वर्ता से आपको ध्यान रखना है कि इसमें भाई कृषि, पशुपालन और व्यापार इत्यादि चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है गाइस। और मुख्य कर, भाई उस समय कर भी दिया जाता था। तो भाई बलि, यानी कि जो भाई पशु की बलि देगा ना, उसको भाई कर देना पड़ेगा, ठीक है गाइस। ये राजा ने फिक्स कर दिया था। ये अशोक के पहले अभिलेख में लिखा हुआ है। जो शिलालेख है ना उसका, अशोक के शिलालेख, उनमें उसने लिख दिया है
कि जो भाई कर दे, जो कि भाई जो अपने पशु हैं उनकी बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था और भाई कर देने का प्रावधान दिया था। ठीक है गाइस। और देखो, भूमि उपज उपज भूमि जो पे कृषि होती है उसमें 1/6 का भाई कर देगा किसान। ठीक है गाइस। और अब देख सकते हैं दोस्तों, ये आ चुका है। देखो, समाहर्ता। समाहर्ता मैंने आपको कहा था कि 27 अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष थे, जिनमें से समाहर्ता क्या करता था, राजस्व को एकत्रित करता था, यानी कि रेवेन्यू कलेक्टर था, यानी कि मुद्रा यानी कि कर को कलेक्ट करता था। अधिकतर इसमें कर ही आता था भाई उस टाइम। और राजा के पास आती खाती इनमें तब तो भाई कर को इकट्ठा करता था भाई, कर को इकट्ठा करता था। ठीक है गाइस। अब अन्य कर आ जाते हैं भाई। उस समय बहुत ज़्यादा कर थे भाई, भूमि भूमि का कर नहीं था, और भी ज़्यादा कर थे। तो कौन कौन से कर थे ये अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो भाई करों में आ जाता है अपना, देखो, सीता सीता कर, जो राज की एवं वन्य भूमि से आय पर कर दिया जाता था। ठीक है गाइस। और अपना आता है प्रणीय आपातकालीन कर, बलि एक प्रकार का भू राजस्व कर, हिरण्य नगद कर, सेतुबंध सिंचाई कर, विशिष्ट बेगार कर। ठीक है गाइस। तो भाई अब आ जाते हैं सिक्कों की ओर, कि भाई उस टाइम भाई सिक्के विक्के की क्या थी, यानी कि कोई मुद्रा भी चलती थी या नहीं चलती थी। तो भाई दोस्तों सिक्के चलते थे। कैसे थे, पंचमार्क सिक्के थे, जिसमें करसाण और स्वर्ण और धारक रुपये चांदी के सिक्के थे। और निशक स्वर्ण सिक्के थे, यानी सोने के। मशक और मासक और काकणी तांबे के सिक्के थे। और रज्जु ग्राहक खाड़ी फसल मापकर कर निर्धारण किया जाता था। और सार्थक वह व्यापारियों का समूह या करवा। ठीक है। गांव के प्रकार, भाई कई गांव ऐसे थे जिनको परिहारिक यानी कर मुक्त किया जाता था। और सैन्य की आपूर्ति के लिए भी कोई गांवों को फिक्स कर दिया था भाई, इसमें से सैन्य की आपूर्ति होगी और कुप्य यानी कच्चे माल की आपूर्ति होगी भाई इससे। ठीक है गाइस। भूमि प्रकार, भाई भूमि कितने प्रकार की थी वहाँ पर। तो अदेव मात्रक, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा की भी अच्छी खेती हो सकती है, एक तो ऐसी व्यक्त करती थी। और देव मात्रक तक मात्रक सिर्फ वर्षा द्वारा होती थी और खेती पर निर्भर थी। और कृष्ण ही जुती हुई भूमि। और सीता भूमि जो मौर्य काल अर्ध में राज की भूमि थी। स्थल ऊंची भूमि, उत्कृष्ट बिना जुती हुई भूमि। अब जाते हैं मौर्य कालीन की कला। भाई उस टाइम में किस किस प्रकार की कलाओं का निर्माण हुआ और क्या है, ये सब कुछ देखेंगे और फिर उसके बाद लगाएंगे PYQ। ठीक है गाइस। तो यार गाइस शुरू करते हैं हम मौर्य कालीन कला। ठीक है गाइस। तो उत्तरी कोली में पोलिशदार मृदभांड, बाबर की पहाड़ियों में लोसम ऋषि की गुफाओं का निर्माण दशरथ ने करवाया। तो भाई जो बाबर की पहाड़ियाँ थी उनमें दशरथ ने उनका निर्माण करवाया। ठीक है गाइस। तो चलते हैं गाइस, तो चैप्टर की ओर थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड अब सही है। अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीविकाओं को 3 गुफाओं प्रदान की, गोपी गुफा, वापी गुफा तथा पदतिक गुफा। ठीक है गाइस। और चौथे जाते साचू स्तंभ, 4 सिंह, प्राचीन नाम है इनके काकणे, काकनवा और काकनाद बोटा और बोटा श्री पर्वत। और इसमें बलुआ पत्थर का निर्माण, बलुआ पत्थर का प्रयोग किया कहते हैं इसको प्रशासनिक स्तूप बनाने के लिए। सूत व मगध इतिवृत्ति और राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंटेक्स्ट करने वाले लोगों का समूह। तो यार ये कुछ है, इनको पढ़ लेना है। इनमें कुछ है, देखो, पटना के नगर के दीदारगंज से प्राप्त चमार ग्राहिणी यक्षी की प्रतिमा, मौर्यकालीन कला की चमक दिखाई देती है। और यक्ष देवता मणिभद्र परख, मथुरा यूपी में। और मथुरा में पाटलिपुत्र, ये 4 चमार ग्राहिणी यक्षी दीदारंजन पक्षी की कुछ मूर्तियाँ हैं। ठीक है गाइस।
प्राप्त हुई हैं। अशोक के स्तंभ, भाई अशोक के स्तंभ की बात हो जाती है। भाई अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था, बलुआ लाल पत्थर बलुआ पत्थर का था और पोलिस्टार स्तंभ था। सारनाथ वाराणसी यूपी स्तंभ लेख। शीर्षबाग सिंह चतुर्भुज और 1950 में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी घोषित कर दिया गया था। मध्य भाग 24 तितलियों वाला अशोक चक्र। अशोक के स्तूप परिभाषा बुद्ध और बौद्ध संतों की स्मृति के लिए बनाए जाने शारीरिक अवशेषों की अवस्थी या दांत तो उनके प्रयुक्त वस्तुओं को बनाए जाते थे। ठीक है गाइस, तो प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिला है इसका। सांची के स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में मिला है और अशोक द्वारा ईंटों से निर्मित है और जो कि अपना 1818 में टॉयलर द्वारा खोज की गई थी। इसमें 3 स्तूप हैं। महास्तूप भगवान बुद्ध के अवशेष मिले हैं। काला स्तूप अशोककालीन धर्म प्रचारकों के अवशेष मिले। स्तूप 3 में सारीपुत्र और महामौदगलायन के अवशेष मिले हैं। बरहूत स्तूप सतना अशोक द्वारा नींव रखी गई, जबकि पुष्प शुंग द्वारा पूर्ण किया गया था। यानी कि अशोक ने तो इसको बनाने की स्टार्टिंग की थी, पर पुष्प मित्र जो शुंग वंश का राजा था, का संस्थापक था, उसने इसको परिपूर्ण करवाया। 1973 में अलेक्जेंडर किंग द्वारा खोज गई थी। 1873 में अलेक्जेंडर कनिंग द्वारा इस स्तूप की खोज की गई थी। ठीक है गाइस, और लाल बलुआ पत्थर से ये बना है और नक्काशी स्तूप की रेलिंग और तोरण द्वार जटिल नक्काशी से सजाए गए हैं, जिनमें जातक कथाएं और अन्य बौद्धिक विषय दर्शाए गए हैं। तो गाइस ये होता है अपना मौर्य कालीन का टॉपिक खत्म। बाय बाय करते हैं दोस्तों इससे, और अब आ जाते हैं हम अपने पी बाई क्यू भी। तो गाइस पी बाई क्यू से स्टार्ट करते हैं। तो यार ये क्वेश्चन तो शायद मैंने तुमको करा दिए यार, शायद। हाँ, सेलिकट निकेट से यूनानी ग्रीक थे, यानी 15 तक तो मैंने शायद करा दिए थे। ठीक है 15 तक तो मैंने करा दिए यार शायद। हाँ 14 15। अब आ जाते हैं अपने 16 की तरफ से। 16 भी करा रखा है, 17। हाँ 17 नहीं करा रखा, अब 17 से स्टार्ट करते हैं। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल साम्राज्य था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। सम्राट के आसपास क्षेत्रों पर सीधे यानी पाटलिपुत्र इसका आंसर है। क्योंकि जो कि देखो, जो अपना अशोक सम्राट है ना, जो मतलब सम्राट मौर्य समाज का सम्राट रहता था ना, वो भाई पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। ठीक है गाइस, तो पाटलिपुत्र के और पास रहता था। तो उससे क्या होता था कि उसके आसपास जो गांव है ना, उनमें उसका सीधा नियंत्रण रहता था। उसमें कोई भी उसने कुछ भी नहीं लगा रखा। आसपास के क्षेत्र हैं उनमें उसका सीधा नियंत्रण रहता था। ठीक है गाइस, तो इसमें आ जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसमें सही हो जाता है पाटलिपुत्र। और जो यूनानी, अब बता देता है 18 क्वेश्चन। ठीक है गाइस, यूनानी राजदूत मेगनिस्त को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा? तो गाइस ये आ जाता है। देखो गाइस, तो अब देखो मैं बताऊँ, सेल्यूकड निकेट्स है, उसके द्वारा मेगनिस्त को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर ये होता है। और अब आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 19 पे। अर्थशास्त्र का लेखक निम्नलिखित में से किस शासक समकालीन था? यानी अर्थशास्त्र का लेखक निम्न में से किस शासन के प्रयोग था? तो दोस्तों आपको सबको पता है, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय अर्थशास्त्र लिखा गया था। ठीक है गाइस, तो इसमें आंसर ए हो जाएगा अपना। तो 20वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? तो भाई ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो गाइस ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये अपना जेम्स प्रिसेंस के द्वारा, यानी आंसर नंबर 20 में सही हो जाएगा। उस मौर्य राजा की पहचान करें जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय अभियान छोड़ दिया था। तो भाई ये कौन सा राजा था जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय अभियान छोड़ दिया? तो गाइस ये था अपना शायद चंद्रगुप्त मौर्य। थोड़ा सा मैं भी इसमें कंफ्यूज हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य है इसमें। हाँ नहीं, अशोक सम्राट है इसमें, अशोक सम्राट है। अशोक सम्राट के द्वारा दिया गया था। तो यार थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, बैक क्लास मुझे देखनी पड़ेगी।
कंठ शोधन नामक न्यायालय का प्रकार साम्राज्य में प्रचलित था। कंठ शोधक राज, तो ये था अपने दोस्तों मौर्य में। ठीक है गाइस, मौर्य में था। तो ये था अपना मौर्य में, तो इसका आंसर हो जाता है बी। ठीक है, सही गैस। ठीक है गाइस, अब ऑप्शन भी मैच करते रहिए, जिससे क्या होगा कि भाई कोई गलत नहीं हो जाए। कलिंग तटीय का प्राचीन नाम है। कलिंग तटीय का प्राचीन नाम क्या था? तो भाई वो ओडिशा था सबसे पहले, ओडिशा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अब आ जाता है 24 क्वेश्चन की तरफ। अशोक के निम्नलिखित में से किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो भाई कलिंग युद्ध का उल्लेख कौन से अभिलेख में है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं नीचे। अशोक मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? यानी मृत्यु उसकी कब हुई थी? तो गाइस इसका आंसर अपन को हो जाता है 232 ईस्वी ईसा पूर्व में हुई थी उसकी मृत्यु। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के शासन की प्रमुख घटनाओं में से 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति का आयोजन होता था। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासन काल में एक प्रांतीय राजधानी थी? तो दोस्तों तक्षशिला भी थी, और भाई कलिंग को जीत कर जो उसने आज हासिल की थी वो उज्जैन भी थी। तो भाई दोनों है, डी ऑप्शन सही है इसका। इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है गाइस, सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा ने रखी? तो सांची स्तूप की भाई नींव किसने रखी? तो भाई अशोक ने रखी थी, और उसको पूरा करवाया था पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र नहीं। ठीक है, जो सुंग वंश के संस्थापक थे। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। मौर्य शासन के दौरान कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस प्रांत को सोने की खदानों का केंद्र माना जाता था? तो भाई सोने की खदानों का केंद्र किसे माना जाता था? तो भाई उसमें आ जाएगा स्वर्णगिरी। तो थोड़ा सा इसमें लॉजिक भी लगा सकते हैं आप दोस्तों। देखो तोसली और तासपा तो भाई कलिंग की राजधानी थी। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब अपना ए ऑप्शन क्रैश हो गया। ठीक है। तक्षशिला, तक्षशिला क्या थी? अभी हमने कुछ इस क्वेश्चन में पढ़ा था। कौन से में? इसमें। पर एक प्रांतीय राजधानी थी। तो तक्षशिला और उज्जैन तो अपनी क्या थी? एक प्रांतीय राजधानी। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर अपना देखो, मैं कैसे क्रॉस करना बता था। देखो तोसली कट गया, तक्षशिला कट गया, और उज्जैन ही क्या था? उज्जैन से संबंधित था, तो इससे भाई ये भी कट गया। अब बचा क्वेश्चन, और लॉजिक भी लगा सकते हैं। सोने की खदानों का केंद्र माना जाता था, तो सोनगिरी को सो माना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? यानी कि एक प्रांतीय केंद्र नहीं था किसके दौरान? अशोक के शिलालेख के अनुसार। तो दोस्तों देखो तोसली तो अपना आ गया कलिंग का, उज्जैन आ गया उज्जैन का, तक्षशिला आ गया अपना, मतलब तक्षशिला तो भाई राजधानी थी एक प्रांतीय, और इसमें इंद्रप्रस्थ डिफरेंट है, तो इसमें इंद्रप्रस्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक कब्जे की नीति को त्यागा दिया? भौतिक नीति उसको त्याग दिया। तो भाई कौन सी उसके नीति के बाद त्याग दिया? तो भाई देखो दोस्तों, यार मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें भाई ये युद्ध तो हुआ नहीं था इसके टाइम, न तो तराई का युद्ध हुआ था, मगध और कलिंग में ही रहा है। तो भाई कलिंग इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये युद्ध भी इसके समय नहीं हुआ था, डीओबी। निम्नलिखित में से किस दूत को सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में भेजा गया था? तो भाई किसको भेजा गया था? किस दूत को भेजा गया था? अभी मैंने बताया था, मैग्निस को द्वारा भेजे थे, जिसकी जगह इंडिका लिखी थी इसने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में अध्यक्षों का उल्लेख किसने किया? अधीक्षकों के अध्यक्षों का उल्लेख किसने किया? तो इसमें आ जाएगा दोस्तों, देखो न तो प्लेनिन होगा, क्योंकि प्लेनिन के तो अभी डिस्टर्बेंस ही नहीं हुआ था इसमें, न स्ट्रेबिटिस होगा, न मैग्नेस होगा, ओनली कौटिल्य होगा। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी का है दोस्तों ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड अब आ जाती है प्रियदसी, यानी प्रियदसी नाम निम्नलिखित में किस मौर्य राजा का था?
तो दोस्तों आपको सबको पता है अशोक का, इस अशोक यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब बता सकते हो 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंडिका का लेखक था जो मौर्य वंश के शासनकाल में भारत का एक वृत्तांत था। तो दोस्तों आपको सबको पता है इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसके द्वारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन आता है 36, समयवर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था, तो राजकोष को सुरक्षित करना, ये इसका आंसर था। तो दोस्तों मैंने अभी भी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्यों गलत यार, हाँ टैक्स ये थोड़ा गलत हो गया दोस्तों, राजकोष नहीं था इसमें, कर निर्धारण था, यानी कर को जो अपने जो भूमि पे कर लेते थे उनको देखभाल करता था, यानी कि मुद्रा से रिलेटेड था। ठीक है गाइस, ये सीजीएल का पेपर है, टेस्ट का क्वेश्चन है। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड कई शासकों द्वारा विकसित की गई, मौर्य शासन में इसे क्या कहता है। तो दोस्तों देखो इसमें कहा जाता था बादशाही सड़क, शायद बादशाही सड़क कहा जाता था इसको, इतना उत्तर पथ का सड़क पथ के नाम से जाना जाता था। और तो दोस्तों 38 क्वेश्चन आ जाता है, यूनानी द्वारा किस मौर्य शासक की अमित्रोकिट्स यानी अमित्रघात कहा जाता था। तो दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा अपना सी, बिंदुसार। ये आपको सब पता है भाई, मित्रघात इसको कहा जाता था, बिंदुसार जो भी भाई अपने जो अपने राज्य में जो विश्वासघात करता था उसको मोती घाट उतार देता था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा शिलालेख पशु बलि के निषेध में घोषणा की। तो दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आपको कुछ याद हो तो, ये फर्स्ट में लेके गए हैं, ये बलि पशु के बलि के निषेध में फर्स्ट में लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन है, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए को नियुक्त किया। तो सामाजिक जो भी नियुक्त होते हैं जिनको क्या किसके नियुक्त किया, न्यायाधीशों को नियुक्त किया, नहीं न्यायाधीशों को नहीं, धम माता को नियुक्त किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उसका सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य ने, अब आते हैं दोस्तों इसमें देखो, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र कानून विधि के स्रोत लिख किया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन अब 4 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 कानूनी स्रोत लिखे उसने। लोहरिया नंदगढ़ स्तंभ में स्थित है, तो लोहरिया नंदगढ़ किस में स्तंभ है। तो दोस्तों आप पीछे की बैक वीडियोस देखिएगा तो ये अपना चंपारण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अशोक का जोगढ़ शिलालेख किस राज्य में स्थित है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना सी, उड़ीसा में। और अपना कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाती है, तो मंत्री और अधिकारियों को दर्शाती है। तो अब आ जाता है दोस्तों, उस मौर्य राजा का नाम बताइए जिसने उत्तर पश्चिमी में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक अपना नियंत्रण फैला लिया था। तो दोस्तों वह राजा कौन था, तो वह राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। अशोक के दम में किसी देवी देवता की पूजा या किसी यज्ञ का प्रदर्शन नहीं किया गया है। दोस्तों इसमें कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा दोस्तों इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन हो जाता है, मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख सामान्यतः निम्नलिखित से कौन होता था, यानी मौर्य शासन के अधीन प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख कौन होता था। तो भाई प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख होता था, देखो पहले आता है केंद्रीय प्रशासन, फिर आता है प्रांतीय प्रशासन। तो इसके बारे में इसमें होता था भाई कुमार होता था, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अशोक का बात आता है दोस्तों अपना क्वेश्चन 48, अशोक के प्रसिद्ध शिला स्तंभ मुख्य रूप से किस पत्थर से बनाए गए। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा अशोक के इसमें बलुआ पत्थर का उपयोग किया है और स्तंभ को लाल बलुआ पत्थर द्वारा बनाया गया है। ठीक है, कलर पूछ ले तो लाल। किस मौर्य शासक को अपने साम्राज्य में जासूसी व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय दिया गया है। तो भाई ये तो मौर्य साम्राज्य के द्वारा ही, मतलब चंद्रगुप्त द्वारा ही शुरू हुई थी। तो ठीक है गाइस, ऑप्शन अब आ जाता है अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट नहीं 50 आ जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पशु मौर्यकालीन शिला स्तंभों पर नहीं पाया गया है। तो दोस्तों हाथी पाया गया है और बैल पाया गया है। भाई सिंह और गरुड़ का हो जाता है कैंसिल। तो भाई दोस्तों इनमें मैं भी कन्फ्यूजन हूँ, तो भाई इसमें आ जाता है अपना ऑप्शन कुछ नहीं, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यार, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा ऐसे कर दो, यहाँ पर चाहे से
बैल तो है यार, बैल तो है यहाँ पर, चाहे सो घोड़ा कर दो इसको, तो सिंह इसका नहीं होगा आंसर। ठीक है गाइस। तो अब आ जाता है, किस प्राचीन शासक का प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो गाइस थैंक यू। तो भाई आज का टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। अब अपना शुरू होगा मौर्य काल। ठीक है गाइस, तो मौर्य काल करा दे थोड़ा बहुत, तो रेडी है गाइस? तो मौर्य काल करा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है गाइस, तो मौर्योत्तर काल स्टार्ट करते हैं इसी में ही क्लास में। क्लास को ज़्यादा लंबा रखेंगे, आज 1 घंटे तक शायद अप्रोक्स ले जाने की कोशिश करेंगे, बट मैंने आपको क्वेश्चन बहुत करा दिए हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपको मैंने 51 करा दिए हैं, यानी कि आपको पीछे का टॉपिक सारा क्लियर हो चुका होगा। आप दोस्तों मॉक टेस्ट दे के देख लीजिए भाई साहब, हिस्ट्री में आपका अगर स्कोर अच्छा होगा देख लीजिएगा इसमें, मैं रियल कह रहा हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं मौर्योत्तर काल। तो भाई मौर्योत्तर काल देखो दोस्तों, अपने 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तो यवन शासन, जो कि मतलब भाई भारत से आए थे, यानी कि अफगानिस्तान, अधिकतर इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला हिस्सा पड़ता था, यानी उत्तरी पश्चिमी स्थान, जिसमें राजस्थान वगैरह, हरियाणा वगैरह ये कुछ आते थे। ठीक है गाइस, गुजरात वगैरह ये आते थे। और जो कि अपना स्थानीय या ब्राह्मण शासक था, जो पूर्वी और दक्षिणी पड़ता था, जो कि पश्चिम बंगाल वगैरह साइड पड़ता था। तो भाई इनमें भी कोई शासक पैदा हुए, वंशज पैदा हुए। देखो दोस्तों, सबसे पहले आ जाता है इसमें मौर्य साम्राज्य के बाद, मौर्य साम्राज्य के बाद आ जाता है शुंग वंश, फिर आ जाता है कणिय वंश, फिर आता है सातवाहन, फिर आ जाता है अपना चालुक्य वंश, और इसमें आ जाता है दोस्तों हिंदू, यूनानी, शक और पहलव और कुषाण वंश। ठीक है गाइस, तो अब शुरू करते हैं अपन, एक एक वंश को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि वह किस वंश को किसने संस्थापक किया और उसका अंतिम शासक कौन था। ये एंडिंग शासन है भाई, एंडिंग, जो कि मतलब मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, एंडिंग एम्पायर, एंडिंग किंग। ठीक है, तो ब्राह्मण राज्य, संस्थापक व राजधानियाँ। तो सबसे पहले शुंग वंश आता है। शुंग वंश में भाई पुष्यमित्र शुंग, जो पाटलिपुत्र में विविधा इसकी राजधानी थी, और इसमें लास्ट जो कि राजा हुआ था वो होता देवभूति, देवभूति। फिर उसके बाद मिलता था सातवाहन, इसमें सिमुख राजा था, जिसकी राजधानी थी गोदावरी प्रतिष्ठान, और उसका अंतिम शासक था पुलुवामी फोर्थ, पुलुवामी फोर्थ। और अब बताया दोस्तों तीसरा कणक, कणक वंश, जो कि वसुदेव, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, और इसमें सुशर्मा एंडिंग किंग था, यानी एंडिंग राजा था, यानी लास्ट का राजा था। और उसके बाद में आता है वाकाटक, जो कि विंध्य शक्ति इसका राजा था, और नंदीवर्धन और प्रवरपुरा इसकी राजधानी थी, और पृथ्वीसेन फोर्थ इसके अंतिम किंग थे, किंग थे। तो गाइस अब पढ़ते हैं वंशज। वंशज में सबसे पहले आ जाता है अपना शुंग वंश। शुंग वंश आ जाता है। शुंग वंश भाई कितने कितने के बीच में चला, तो 185 से 75 BC के बीच में शुंग वंश चला था दोस्तों। तो परिचय हो जाता है, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य साम्राज्य के बाद आया था। और पाणिनि भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मणों, और कालिदास वैदिक कश्यप गोत्र के ब्राह्मण, और शुंग के पूर्वज उज्जैन, यानी कि शुंग वंश के पूर्वज कहाँ रहते थे, उज्जैन में। प्रमुख शासक आ जाते हैं भाई, सबसे पहले पुष्य शुंग आ जाते हैं। पुष्य शुंग के बाद ये संस्थापक ही होते हैं, इनके फाउंडर ही होते हैं। फिर आता है अग्निमित्र आ जाता है, फिर सुज्येष्ठ आ जाता है, फिर वसुमित्र आ जाता है, फिर देवभूति अंतिम शासक हो जाता है इसका। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ मैप पर जो टिक लिखे गए हैं, जो अब इसके शुंग वंश का एम्पायर था, यानी साम्राज्य था। और अब सबसे पहले बात आ जाती है राजा की, तो इसमें आ जाते हैं पुष्य शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग इसका 185 से 150 यानी 149 BC तक इसका शासन चला था। और शुंग वंश का संस्थापक मौर्य साम्राज्य
बृहद्रथ का सेनापति। 185 में बृहद्रथ की हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। फिर उसके बाद में पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन, अपने वंश की, शुंग वंश की संस्थापना की। तो गाइस अन्य नाम इनके क्या कहते हैं? ओदभिज, अचानक उठने वाला राजा, और सर्वतात का संकर्षण, और वैदिक वैदिक पुनर्जागरण का काल। ठीक है गाइस, ये इनको कहा जाता है। कारण क्या था? शुंग वंश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। अयोध्या अभिलेख पुरोहित पतंजलि के 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, यानी कि जो पुष्यमित्र है, इन्होंने पतंजलि के 2 अश्वमेध योग करवाए। इनके अन्य नाम से किस किस से जाना जाता है? हिंदू यूनानी शासक मिंडौर को हराया। अन्य कार्य क्या कहते हैं इनके? जो मिंडौर शासक था हिंदू यूनानियों को, उनको इसने हराया। लकड़ी के स्तूप की रेलिंग का जीर्णोद्धार, लकड़ी के स्थान पर पत्थर का, ये देख सकते हैं, ये है, जैसे ये है, इसकी जगह मतलब ये पहले लकड़ी का था, इसको हटवाकर इसमें बल्बो पत्थर से इसको पुनर्निर्माण करवाया। अशोक द्वारा बरहूत स्तूप सतवाना एमपी का जीर्णोद्धार करवाया, यानी कि अशोक ने भाई बरहूत स्तूप को मतलब इसकी नींव डाल दी थी, और उसको पूरा किसने करवाया था? पुष्यमित्र ने। अन्य शासक आ जाते हैं अग्निमित्र। अग्निमित्र पुष्य शुंग का पुत्र था। महाकवि कालिदास रचित मालविकाग्नि मित्र का नायक था, मानी उसने, कालिदास ने जो अपनी रचित ग्रंथ लिखा, मालविकाग्नि मित्र का नायक वो था, माने कि उसमें इसने अपना रोल किया था। किसने? अग्निमित्र ने। और बौद्ध धर्मावलंबी भागवती कौशिकी और भागभद्र तक्षशिला के यवन राजा एंटीओकिडस का राजदूत हेलियोडोटस हुआ, और भागवत धर्म अपनाया, और विविध गरुण स्तंभ की ही स्थापना की। देवभूत अंतिम शासक था। 75 वर्ष वसुदेव द्वारा हत्या इसकी कर दी गई थी। कणक वंश की संस्थापना हुई, भाई वासुदेव द्वारा कणक वंश की संस्थापना हुई। कणव वंश की संस्थापना, सुबनरप्य वंश की संस्थापना। अंतिम शासक सुशर्मा। अब बोलते हैं दोस्तों सातवाहन या आंध्र बृहद या आंध्र जातीय वंश, यानी कि सातवाहन का जो वंश आ जाता है उसकी बात होती है। सामान्य परिचय, तो देखो प्रमुख प्रशासक कौन कौन थे इसमें? प्रमुख सिमुक द्वारा इस समाज की संस्थापना की गई थी, इसका नाम भी मेरे याद नहीं रहता। सातवाहन वंश की स्थापना की थी। फिर उसके बाद में आया था सतकर्णी प्रथम, फिर हाल आया था, फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी आया था, फिर वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी आया था, फिर यज्ञ श्री सातकर्णी आया था, और पुलुमावी अंतिम शासक इसका रहा। तो ये हो चुका है अपना वंशज का चैप्टर, यहाँ तक क्लियर। और अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विस्तार से दूसरी पीडीएफ में वंशज। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इसको। सामान्य परिचय आ जाता है कि भाई लगभग 400 वर्षों तक लंबा शासन रहा। किसका? कौन से वंश का? सतवाहन वंश का। कणक वंश के अंतिम शासक सतवाहन वंश का 4 वर्षों तक लंबा शासन रहा। ठीक है गाइस। तो संस्थापक थे सिमुक, सिंधुक या श्री या सीपक। कणक वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करने के बाद क्षेत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनमें इन्होंने कम से कम 400 ईयर तक अपना शासन जमाया। राजधानियाँ थी इनकी प्रारंभिक में धान्यकटक और अमरावती आंध्र प्रदेश, और फिर बाद में द्वितीय अपनी जो राजधानी थी प्रतिष्ठान यानी पैठण, गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। भाषा इनकी भाषा प्रकृति पर जोर दिया था। लिपि ब्राह्मी और चिन्ह उज्जैनी चिन्ह, रेखाओं और अंत में 4 वृत्तों एक क्रॉस। ठीक है गाइस। तो जानकारी मिलती है इनके मत्स्य पुराण में, जो 30 राजाओं का नाम है। सतवाहन राज्य उत्तर व दक्षिणी भारत हेतु मध्य सेतु बनवाया। अब देते हैं भाई इसमें प्रमुख शासक।
सतकर्णी प्रथम। जानकारी। मायनिक का नाना घाट अभिलेख महाराष्ट्र के पुणे जिले में जुन्नर। और सतकर्मणीय पत्नी प्रथम की पत्नी सतकर्णी प्रथम की पत्नी ब्राह्मणों को भूमि अनुदान का प्राय साक्ष्य। 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ इन्होंने करवाया। उपाधि कौन कौन सी इनको धारण हुई है? दक्षिणी या पति और प्रतिष्ठानपति एवं प्रतिहित हितचंद्र। और हाल राजा हुए थे उन्हें सातवन का 17वां शासक तथा महान कवि। यह हाल बहुत ही महान कवि बना। प्रमुख रचना गाथा सप्तशती, भाषा प्राकृत थी, प्रेम गाथा और शिव प्रस्तुति इन्होंने की थी। प्रमुख दरबारी विद्वान गुणाढ्य की रचना ब्रह्म कथा पुस्तक और सर्ववर्मन की रचना कात्रेय संस्कृत व्याकरण। हाल की रानी का नाम मलयवती संस्कृत की ज्ञाता मलयवती इनकी पत्नी का नाम था। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन का 30वां सबसे महान शासक। संपूर्ण दक्षिण पथ का प्रभुत्व। जानकारी का स्रोत माता गौतमी बालश्री का नासिक अभिलेख में इनका वो मिलता है गौतमी पुत्र यानी गौतम का। उपाधियाँ कौन कौन सी थी भाई इनके? तो उपाधियाँ का नाम देख लेते हैं। एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, वेदों का आश्रयदाता, आगे मन निलय वेदों का आश्रय, और खातिया पैमान में धन, क्षत्रियों के दर्प को चोर करने वाला, और खैरात व सिनियों खसीकर यानी छहरा वंश का निर्मूलन करने वाला। चेहरात वंश के नहपान को सातवंश शासक के नाम से गौतमी पुत्र सतकर्णी को पराजित किया था। इनको देख लेना है। नासिक प्रस्तुति महाराष्ट्र में नासिक गुफाओं, पांडवलेनी और एक मिनट वशिष्ठ पुत्र पुल्लू मावी। उपाधियाँ थी दक्षिणी पथेश्वर और आंध्र सम्राट और पुलोमा। और कन्हेरी अभिलेख में शक शासक रुद्रामन को से पराजित हुआ और रुद्रदामन की बेटी से इसका विवाह हुआ। 2 पतवारों वाले जहाजों सिक्कों का अंकन किया। अन्य तथ्य देखो। सातवाहन हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उन्हें राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा दी, जैसे गौतमी पुत्र और वाष्टी पुत्र, यानी कि ये उनको जो मतलब अपनी माता का नाम लेते थे वो पहले और फिर उसके बाद में पुत्र लगाते थे। तो और लेकिन सतवाहन राजकुल पितृ महात्मक्यों के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। तो कटक एवं स्कंधार सैनिक शिविर और गोलमिक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन, सैनिक टुकड़ी का प्रावधान, 9 रथों, हाथी और 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक। सिक्के थे भाई, सिक्के भी थे उस समय। तो सिक्के कौन से चल रहे थे? अधिकांश सिक्के शीशे के थे। 14 तांबे व कांसे की मुद्रा भी थी। सोने के सिक्के नहीं थे। भारी मात्रा में रोमन सिक्के थे और कपास की भारी मात्रा में उत्पादन होता था उस समय, यानी कपास का उत्पादन होने लगा था। बंदरगाह था उसमें बड़ोच गुजरात। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती सातवाहन एवं इक्ष्वाकुओं के अकाल में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। प्रत्येक सातवाहन द्वारा स्थापित कृतियाँ, यानी कि भाई 400 वर्षों तक इन्होंने कुछ ये शासन किया, तो भाई इन्होंने कृतियाँ को निर्माण भी भाई करवाया ही होगा। तो यार ये देख सकते हैं
कौरले व बेडसे गुफाएं पुणे महाराष्ट्र में है ये। सतवाहन शासकों ने अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण में भूमिका निभाई। एलोरा अजंता की गुफा भी इनके द्वारा मतलब निर्माण में भूमिका इन्होंने निभाई। फिर रहते हैं इनके बाद में इक्ष्वाकु वंश। संस्थापक श्री शांति मूलक। उत्पत्ति पुराण से मिलती है कि श्री पर्वत और आंध्र भूत्या से। शासक बनने से पूर्व सातवाहनों को सामंत, पुरुष ब्राह्मण और रानियां बौद्ध धर्म। राजधानी थी इनकी नागार्जुन कोंडा विजयपुरी। फिर इसके बाद में था चेदी राजवंश कलिंग, जो कि कलिंग राजवंश है। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभव प्रथम ईस्वी में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। यानी अशोक ने भाई चेदी कलिंग को तो हरा ही दिया था भाई अशोक की मृत्यु के बाद, फिर भाई दोबारा इसने उदय किया। ठीक है गाइस, इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। और खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गफा का निर्माण करवाया था। तो भाई गफा का निर्माण करवाया था भुवनेश्वर उड़िया में हाथी गुम्फा में। इसकी जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है? चेदी वंश के राजवंश की। ठीक है गाइस, तो वकाटक वंश। अब आ जाता है वकाटक वंश। तो भाई वकाटक वंश में जो भी इनका भाई कितना शासनकाल रहा तो 300 एडी से 500 एडी तक चला था। ठीक है गाइस, तो इसमें सबसे पहले राजा थे हमारे विद्यांस कित और प्रवरसेन, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन, प्रवरसेन सेकंड और पृथ्वीसेन सेकंड। क्षेत्र दक्षिणी भारत का पूरा क्षेत्र था, यानी कि अप्रोक्स नीचे का। ठीक है, अब मैं नक्शे में अंडरलाइन करके बता देता हूँ अप्रोक्स ये। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। संस्थापक विंध्य शक्ति 225 में, विंध्य शक्ति 225 में। पूर्वज सतवाहनों के अधीन बरार के स्थानिक शासक प्रवरसेन प्रथम सम्राट की उपाधि ग्रहण की इनके द्वारा और 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और 2 पतंजलि के अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए? तो 2 पतंजलि के योग ये करवाए थे अपने, उसने क्या नाम है उसका, पुष्यमित्र द्वारा। और प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। मैंने कि प्रवरसेन 2 शाखाओं में विभक्त हुआ था। तो अब ये देख लेते हैं, देखो इनको पढ़ो थोड़ा सा। प्रधान शाखा रुद्रसेन प्रथम 335 से 360। प्रभाती गुप्ता का संरक्षण 390 से 400। ये इनको पढ़ लेना है आपको। देखो नरेंद्र सेन किसमें, पृथ्वीसेन द्वितीय कितना से कितना इसके बीच में इनका कार्यकाल रहा। और बाशीरसी शाखा और बजता है वाकाटक वंश का कला साहित्य, यानी कि इनमें भाई कला साहित्य क्या थी भाई तनगल। इनका भी कम से कम अप्रोक्स 2 साल 200 ईयर तक शासनकाल रहा। प्रवरसेन द्वितीय मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध। और चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। वहाँ उन्होंने उसके सेतुबंध का शोधन किया तथा वैधशाली काव्य मेघदूत लिखा। यानी कि वाकाटक वंश में कालिदास द्वारा मेघदूत को लिखा गया। ठीक है गाइस, मेघदूत जो भी इनका काव्य है, ये देखो ये काव्य है, इसको कालिदास द्वारा लिखा गया था। और वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के समांत व्याघ्रदेन में नचना कुठार का पर्वतीय मंदिर पन्ना, ये मंदिर है, के निर्माण करवाया। भारत में सबसे पुराने पत्थरों से बने में से एक है, यानी सबसे पुराने पत्थरों में से एक है और यानी काफ़ी पुराना है। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार 19वीं गुहा चैत्य का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया था।
अब आ जाते हैं दोस्तों अपने भारत पर यवन आक्रमण है, इनको अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। और अभी तो इनका थोड़ा सा अपन ये और देख लेते हैं, ये चैप्टर अपने ही थोड़ा सा हमने छोड़ दिया था। तो गुप्त शासक के चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभाती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। और वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शासक राज्यों के बीच था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई, चूंकि उसने दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन आवश्यक थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। और यह काल वाकाटक गुप्त सामंत स्वर्ण काल रहा। तो गाइस ये देख सकते हैं। और इसमें यार अब देखते हैं भाई प्रधान शाखा कौन कौन थी। तो रुदेर सेन प्रथम 335 से 360 और प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410। प्रवर सेन द्वितीय का भाई इसमें है 414 से 440 है, 414 से 440 तक है। और उसके बाद में जाता है देख नरेंद्र सेन का 440 से 460 हो जाता है। पृथ्वीराज सेन का हो जाता है 460 480, ये इनका कार्यकाल था। और आती गुम्फाएं थी। तो ये है कुछ यार, देखो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। देखो ये जो प्रमुख बंदरगाह कौन सा था उस समय, तो बड़ौच गुजरात, ठीक है गाइस। और जैसे इसमें निकल देते हैं, इसमें 2 पतवारों वाले जहाज का आकलन किया गया था। देखो ये यहाँ से देखो वशिष्ठ पुत्र पुलवामावी उपलब्धियां दक्षिणापेश्वर आंध्र सम्राट और पुलोमा कन्हेरी अभिलेख शासक वंश के को पराजित और शक शासक रुद्रामन को पराजित हुआ ये, ठीक है गाइस। तो भाई इसके बाद में कराएंगे अपन क्या, इसके बाद में कराएंगे अपन देखो ये कराएंगे अपन भारत पर यवन आक्रमण। तो मौर्य काल में ये लास्ट होगा अपना कुषाण वंश। देखो ये मौर्य काल का ये कुछ है, देखो ये गिरा हुआ भाग, ये मौर्य काल में भाई ये ठीक है गाइस। और ये देख सकते हैं ये हिंदी यूनानी है। और ये अपना चलेगा भाई, बहुत ज़्यादा लंबा है ये चैप्टर। ये अपना कनिष्क प्रथम वगैरह, फिर इसके बाद में टाइनेजिस्टिस्ट। तो कई क्वेश्चनों का हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है गाइस। तो कई क्वेश्चनों का हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। देख कुषाण वंश से संबंधित होगा ये, तो अपना ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है देखो अपना। तो ये देख सकते हैं, देखो गौतमी पुत्र सतकर्मणि जिन्होंने पहली सती एडी में शासन किया, इन्होंने किस वंश के शासकों को सबसे महान माना जाता है। गौतमी पुत्र के समय, तो इस समय कौन से वंश को, तो इस समय सात वंश को सबसे शासक माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सतवाहन शासक से कोई सतवाहन शासक के ही समय थे, सतवाहन शासन के ही समय थे ये, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये SSC में पूछा गया है। अब देखो अब ये भी थोड़ा सा अपना वो हो जाता है। पुराणों में सतवाहन को इनमें से कौन से खास नामों से जाना जाता है। तो भाई कौन से खास नामों से जाना जाता है पुराणों में, तो इसको बताता है शक से। तो ऑप्शन नंबर इसका नहीं, इसको आंध्र के रूप से जाना जाता है पुराणों में, सतवाहनों को आंध्र के रूप में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अब चलते हैं अपन दूसरा, सती प्रथा का सबसे पहला सबूत किस शिलालेख में मिला है। तो भाई कौन से शिलालेख में मिला है, तो भाई देखो क्रॉस करो, इसमें क्रॉस होगा ना जब अच्छा होगा। देखो अजंता नहीं है, अजंता की गुफाओं में कोई इसका उल्लेख नहीं मिला है हमको। ऐन सभ्यता हमने पढ़ी नहीं है, तो इसमें भी नहीं है अभी तक। प्रयाग प्रशस्ति और जूनागढ़ अभिलेख, इसमें जूनागढ़ अभिलेख में नहीं हो सकता, प्रयाग प्रशस्ति में है इसका।
ऑप्शन नंबर बी। नहीं यार, एरियन सभ्यता में, एरियन सभ्यता स्तंभ में, क्योंकि अभी इसमें मिला नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है। ओ हो। तो ये चलते हैं हम इनमें से, ये भी हमने नहीं देखा कौन सा है, दुर्लभ सिक्के जारी किए गए थे, नहीं नहीं ये भी हमने नहीं पढ़ा अभी। और एक बार पूरा पढ़ लेते हैं जमीन का, कौन सा है ये, सुचेर स्लिक। इस क्वेश्चन का आंसर दो। पुष्प शुंग की राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है गाइस, इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 130 से 150 यार, ये तो थोड़ा ज़्यादा गया। देखो अब इसका भी आंसर दे सकते हैं, इनमें से कौन सा शुंग वंश का शासक है? तो इसका पुष्यमित्र हो गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो गया है। ये भी नहीं दे सकते, किस भारतीय राजवंश का प्रसिद्ध शासक था? इसका भी नहीं दे सकते, इसका भी नहीं, इसमें कश्मीर, ये भी नहीं दे सकते। हाँ ये दे सकते हैं, इनमें से कौन सा शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो यार पुष्यमित्र ऑप्शन डी है, तो बार बार पूछ रहा है इसको। शुंग वंश का संस्थापक, फिर पुष्यमित्र आ गया इसमें, तो बार बार पूछ रहा है इसको। तो किसमें से किस शासक का है? देखो ये अपना ही है शायद, ये अपना ही है। नहीं ये नहीं शायद, रुद्रदामन प्रथम अभी पढ़ा नहीं है शायद। देखो अब ये भी, ये पकड़ा हो सकता है कहाँ, ये इनमें से कौन सा कणिक वंश का संस्थापक था? तो इसमें कौन था? देखो जो शुंग वंश था उसके बाद आ जाता है अपना कौन सा वंश, कणिक वंश। तो देवदूत इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वासुदेव। हाँ वासुदेव, वो देवदत्त ने के लास्ट में था वासुदेव, फिर वासुदेव ने की थी कणिक वंश के साथ था, तो ना तो पहला। तो गैस एंड करते हैं क्लास को यहीं पर, और कल देखते हैं क्वेश्चनों को। तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना।